नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार को जेपी की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। इसके बाद अब नीतीश कुमार ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का करियर अभी 20 साल पहले शुरू हुआ है, उनकी टिप्पणियों को वो कोई महत्व नहीं देते हैं। जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सीताब दियारा में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान था कि जेपी किस लिए खड़े हुए थे? मैं उन लोगों को कोई महत्व नहीं देना चाहता जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। नीतीश कुमार अमित शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी नेता के शिष्य आज सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव सैफई पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बाकी अन्य नेता भी थे। नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी नेता मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के अगले दिन यानी आज अखिलेश यादव ने अपने पिता को याद कर भावुक ट्वीट किया। आज अखिलेश ने अपने पिता के बिना पहली सुबह को लेकर लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। इसके साथ ही अखिलेश ने अंत्येष्टि स्थल का फोटो भी अपलोड किया है जिसमें वो खड़े हुए हैं। साल 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी और 10 अन्य लोगों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के अंदर 1 साल की सजा सुनाई गई। ये सजा विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को सुनाई। हालांकि इन सभी अभियुक्तों को तुरंत ही जमानत भी मिल गई, जबकि 15 अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के वकील भरतबीर अहलावत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ आगे अपील की जाएगी। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में यह दूसरा मामला है जब अदालत ने सजा सुनाई है। इससे पता चलता है कि बीजेपी नेता मुजफ्फरनगर के दंगे में शामिल थे। साल 2019 में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने सचिन और गौरव की हत्या के मामले में 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर अपनी लक्ष्मण रेखा को बखूबी जानता है, लेकिन ये तय करने के लिए कि नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या ये मुद्दा केवल अकादमिक बन गया है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय करना चाहिए? क्या आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है? नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया, इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर दाखिल की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। दोनों ने कोर्ट हलफनामे के लिए समय मांगा। मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी। वहीं जब आज मामले की सुनवाई शुरू हुई तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा कि मुद्दे अकादमिक हैं और कठिनाइयों के व्यक्तिगत मामलों को स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जा सकता है। एसजी ने कहा कि अकादमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहीं जस्टिस नजीर ने सुझाव दिया कि अगर मुद्दा अकादमिक है तो अदालत का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। क्या हमें समय बीतने के बाद इसे इस स्तर पर उठाना चाहिए? इस पर वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि 1978 में की गई नोटबंदी 2016 के फैसले के विपरीत संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इसलिए कानूनी मुद्दा क्या रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 और 26 को नोटबंदी के लिए लागू किया जा सकता है, बहुत अधिक जीवित है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार भविष्य में इसे दोहरा सकती है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि वो नोटबंदी की घोषणा से पहले आरबीआई बोर्ड की बैठकों से संबंधित दस्तावेजों को देखना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात पूरी तरह झूठ है। मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने कहा कि किसी ने इस तरह की स्टोरी को प्लांट किया है और ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। बताना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में खड़गे के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर हैं। कर्नाटक में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट है कि 16 दलितों को कई दिनों तक बंद रखा गया। उनका आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया।
उनमें से एक गर्भवती महिला का तो गर्भपात भी हो गया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना है कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की। दलितों पर उत्पीड़न के लिए आरोप बीजेपी के कट्टर समर्थक जगदीश गौड़ा पर लगा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने अपने कॉफी बागान में 16 दलितों को बंद कर रखा था। पुलिस ने कहा कि जगदीश गौड़ा और उनके बेटे तिलक गौड़ा के खिलाफ दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों फरार हैं और तलाश की जा रही है। हालांकि आरोपी शख्स से बीजेपी ने दूरी बना ली है। पार्टी के जिला प्रवक्ता ने दावा को खारिज कर दिया है कि वो पार्टी के नेता हैं। बरसिद्धि वेणुगोपाल ने एनडीटीवी से कहा कि ना तो जगदीश पार्टी कार्यकर्ता हैं और ना ही सदस्य, वो सिर्फ भाजपा समर्थक हैं। वो किसी भी अन्य मतदाता की तरह हैं। केरल के पथानामथिट्टा जिले में कथित रूप से अमीर होने के लिए 2 महिलाओं की बलि देने के मामले में पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस ने कहा कि ऐसी आशंका है कि अभियुक्तों ने महिलाओं की हत्या करने के बाद शरीर के अंगों को खाया हो। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोच्चि के पुलिस कमिश्नर सीएच नागराजू ने कहा कि दोनों महिलाओं के शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया गया है। पीड़ित महिला के शरीर के कुछ हिस्सों को 3 गड्ढों में दफनाया गया था। पुलिस ने कहा कि हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस तरह के और भी मामले हुए हैं और इस मामले में क्या और भी लोग शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने जिन महिलाओं की हत्या की, उनका गला घोटने से पहले उन्हें बांध दिया गया और प्रताड़ित किया गया। महिलाओं के स्तन काट दिए गए और खून बहने दिया गया। पुलिस प्रमुख ने कहा कि शवों में से एक के 56 टुकड़े कर दिए गए हैं। 3 गड्ढों से शव के अंग मिले हैं। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अभियुक्त शफी ने यौन शोषण किया। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जम्मू जिले के सभी तहसीलदार यहां 1 साल से अधिक समय से रह रहे व्यक्तियों को जरूरी सत्यापन करने के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इस आदेश का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने विरोध किया। उपायुक्त की ओर से बताया गया है कि पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का 1 साल पुराना कोई भी बिल, आधार कार्ड, किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, घर की बिक्री के किसी पंजीकृत दस्तावेज आदि को निवास प्रमाण पत्र के रूप में तहसीलदार को दिखाया जा सकता है। जम्मू में 1 साल से रहने वाले लोगों को मतदान वाले अधिकार को लेकर राज्य के विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय लोगों को वोटर बनाने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर बुरी तरह डरी हुई है और वो जानती है कि वो इस चुनाव में हार जाएगी। पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह की साजिशों का जवाब चुनाव में देना चाहिए। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, भारतीय चुनाव आयोग के हालिया आदेश जिसमें नए वोटरों को रजिस्टर करने की बात की गई है, वो भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट की शुरुआत है जिसके तहत जम्मू में बाहरी लोग बसाए जाने वाले हैं। इसका पहला नुकसान डोगरा संस्कृति, उनकी पहचान, रोजगार और व्यापार को होगा। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार के पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की इच्छा वाली खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस में दावा किया गया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग की है। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस साल 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये मांग उठाई थी। समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपको पीपीपी पाक परस्त पार्टी कहा। पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि आपकी पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के पाक प्रेम के समान अंतर है। जैसे कांग्रेस आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, बालाकोट पर सबूत मांगा था, यही कांग्रेस पार्टी ने आप सरकार की मांग पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है तो व्यापार कैसे संभव है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। बताना होगा कि कुछ महीने पहले पंजाब में कुमार विश्वास और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास और बग्गा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए इस साल अप्रैल में पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची थी। बता दें, कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने इस साल 12 अप्रैल को रूपनगर थाने में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश रचने, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए रॉजर बिन्नी का नाम सामने आने और सौरभ गांगुली के बाहर होने को लेकर राजनीति गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सौरभ गांगुली को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह डिनर पर सौरभ गांगुली के घर आए थे। वो चाहते थे कि गांगुली बीजेपी से जुड़े। बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली से कई बार कहा गया था, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और चूंकि वो ममता बनर्जी के राज्य से आते हैं, इसलिए शायद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़े भारतीय कफ सिरप के निर्माण में कई खामियां सामने आई हैं। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट किया है। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारतीय फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आगाह किया गया था। इसी के बाद हरियाणा सरकार के ड्रग्स अधिकारियों ने कंपनी की दवा के निर्माण को लेकर पड़ताल की है। अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया है। राज्य दवा नियंत्रक ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस में पूछा है कि उसका विनिर्माण लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। कंपनी को 14 अक्टूबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। अधिकारियों ने उल्लंघन के 12 बिंदु को विस्तृत रूप से जिक्र किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने सोनीपत में निर्माण सुविधा के परीक्षण के दौरान ये खामियां पाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉग बुक लापता हो गया है। मेडेन फार्मास्यूटिकल्स विवादास्पद कफ सिरप के निर्माण और परीक्षण के संबंध में उपकरणों की लॉग बुक दिखाने में विफल रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।